हेलो एवरीवन। हम लोग एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ रहे थे। हम लोग एग्रीकल्चर चैप्टर को आगे से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सीड डेवलपमेंट, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीड डेवलपमेंट। तो सीड डेवलपमेंट को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सीड इज अ बेसिक यूनिट फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, है ना। सीड क्या है? प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए बेसिक यूनिट है ना। इट इज एस्टिमेटेड दैट क्वांटिटी ऑफ सीड अकाउंट्स फॉर 20 to 25% ऑफ प्रोडक्टिविटी, है ना। क्वालिटी ऑफ सीड्स मतलब सीड क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो हम लोग हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 20 से 25% तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। 20 से 25% तक हम लोग सीड प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। Thus the adoption of good quality adoption of quality seed needs promotion in India, ठीक है। तो क्वालिटी सीड्स के एडॉप्शन को प्रमोशन मिलना चाहिए इंडिया में, ठीक है। देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस टू डेवलपमेंट एंड एडॉप्शन ऑफ क्वालिटी सीड्स, है ना। तो बहुत सारे चैलेंजेस है ना डेवलपमेंट और एडॉप्शन क्वालिटी सीड्स का। इनएडिक्वेट रिसर्च इनपुट्स फॉर द डेवलपमेंट। अब यहाँ पर चैलेंजेस बता रहे हैं क्या क्या प्रॉब्लम सबको हमारी कंट्री में हम लोगों को आती है क्वालिटी सीड्स को डेवलप करने में, ठीक है। इनएडिक्वेट रिसर्च इनपुट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू सीड्स, स्पेशली इनएडिक्वेट रिसर्च इनपुट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू सीड्स, है ना। तो हमारा रिसर्च इनपुट्स रिसर्च के लिए जो जो चीज़ें लगती हैं, ठीक है, वो इनएडिक्वेट है हमारी कंट्री में। इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर लोग या फिर जो भी चीज़ें लगती है वो हमारे पास इनसफिशिएंट है। अर्ली राइपनिंग एंड रेजिस्टेंस वेराइटीज, ठीक है। तो हमको ऐसी वेराइटीज बनानी है जो क्या अर्ली राइपनिंग हो, जल्दी जल्दी पके, ठीक है, जिसमें जल्दी पके, और रेजिस्टेंस वेराइटी मतलब जो पेस्ट को मतलब कीड़ा मकोड़ा लग जाते हैं फसल को या फिर मॉइस्चर को, उनको प्रिवेंट करते हैं। हाई कॉस्ट ऑफ सीड्स फॉर स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, है ना। सीड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है ना, जो कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए बहुत महंगा आती है। यहाँ तक कि सीड की कॉस्ट 7,000 रुपीज़ पर केजी तक जाती है, ठीक है। 7,000 रुपीज़ पर केजी तक भी सीड की रेट जाती है, इससे भी ज़्यादा भी जाती है, ठीक है। तो इतने महंगे सीड्स आते हैं, स्मॉल एक मार्जिनल फार्मर को बहुत महंगा पड़ जाता है। शॉर्टेज ऑफ क्वालिटी सीड्स का शॉर्टेज होना, ठीक है। डिसीजंस रिलेटेड टू एडॉप्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स टिल अनडिसाइडेड, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को प्रमोट नहीं करती, डिसीजन नहीं लेती उस चीज़ के ऊपर, वो काम अटका रह जाता है, ठीक है। इनएडिक्वेट नंबर ऑफ प्लेयर्स रिस्ट्रिक्टिंग कॉम्पिटिशन, है ना, ठीक है। इनमें ज़्यादा नंबर ऑफ प्लेयर्स, इनएडिक्वेट, जितने प्लेयर्स होने चाहिए उतने प्लेयर्स नहीं है, ठीक है। इसके कारण से कंपटीशन नहीं होता। जब कंपटीशन नहीं होता तो एक ही बंदा राज करता है, उसको रिसर्च और वो कॉम्पिटेंट नहीं होता, वो मतलब वो उसको चिंता नहीं होती कि वो बहुत और ज़्यादा अच्छी चीज़ बनाए। क्यों क्यों क्योंकि उसको पता है कि उसका वो ख़राब चीज़ भी बेचेगा तो उसका माल वैसे भी बिकेगा, ठीक है। तो वो क्या करता है ना, और ज़्यादा अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश नहीं करता, ठीक है। तो इनएडिक्वेट कंपटीशन, ठीक है। इसमें है ना, इसमें एक चीज़ और आ जाती है कि रिसर्च और डेवलपमेंट पे कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा ही लगती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे क्या लगती है? कॉस्ट, है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कॉस्ट, पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो वो चीज़ भी एक होती है, ठीक है। The issues related to that require immediate attention are as follows: affordability, open pollinated variety of seeds can be developed by farmers from their own harvested crops. However, the high yielding hybrid varieties the farmers is to depend on the market, and crops get very costly, and which gets very costly for small marginal farmers, है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ओपन पोलिनेटेड वेराइटी ऑफ सीड्स, है ना। तो एक, है ना, देखो हाइब्रिड सीड्स कैसे बनते हैं। हाइब्रिड सीड्स क्या करते हैं कि एक एरिया में लगाए जाते हैं, है ना, पौधे लगाए जाते हैं, और फिर उसको जो है ना, उसको जो है जिस कंपनी उन सीड्स को बना रही है वो कंपनी खुद उन सीड्स का पॉलिनेशन करवाती है, ठीक है। और जो जो अच्छे सीड्स होते हैं उनको फिर छांट के अलग कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, हाइब्रिड सीड बनाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है कंपनी को। इसी कारण हाइब्रिड सीड क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरे जो ओपन पोलिनेटेड वेराइटी सीड्स है, ये तो कोई भी बना सकता है, मतलब नॉर्मल जो सीड्स हमारे होते हैं वो तो फार्मर्स खुद भी बना सकते हैं। पर HYV सीड्स है, जो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स है, वो कंपनी जो है बड़ी बड़ी कंपनीज बना सकती है ना।
ठीक है, वो फार्मर्स खुद नहीं बना सकते हैं, वो क्या होते हैं बहुत ज़्यादा महंगे पड़ जाते हैं फार्मर को, ठीक है, तो मार्जिनल स्मॉल फार्मर को तो बहुत ज़्यादा महंगे पड़ जाते हैं। अवेलेबिलिटी, क्वालिटी सीड्स है, शॉर्टेज इन सप्लाई, while there is a demand for banning more certified seeds, है ना। क्वालिटी सीड्स की क्या होती है, अवेलेबिलिटी, है ना, क्वालिटी सीड्स की कमी होना मार्केट में, वाइल देयर इज अ डिमांड। जैसे अभी क्या चल रहा है, जून का महीना चल रहा है, जनरली इंडिया के मैक्सिमम हिस्सों में अभी मानसून आने में है। अब क्या होगा कि ज़्यादातर जगहों पर आज भी 55 to 60% फार्मर्स इंडिया पे किस पर डिपेंड करते हैं, पानी के लिए, बारिश पर डिपेंड करते हैं। तो अभी बोनी का समय चल रहा है। अब बोनी का समय चल रहा है तो क्या होता है अभी के टाइम पर कि मार्केट में बहुत ज़्यादा सीड्स की डिमांड बढ़ जाती है ना। सीड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती है और सीड्स की सप्लाई उतनी पहुंच नहीं पाती। अब सीड्स की डिमांड बढ़ गई और सीड्स की सप्लाई इतनी है नहीं, ठीक है। तो उसके कारण होता क्या है ना कि क्वालिटी सीड्स किसानों को मिल नहीं पाते। प्रेजेंस ऑफ मोर प्लेयर्स बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इन कंपटीशन इन द मार्केट फॉर सीड्स वुड इंप्रूव द सिचुएशन, है ना। तो क्या होगा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सप्लाई करने वाले बढ़ जाएंगे, सप्लायर बढ़ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सप्लायर जो है वो सीड के बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सीड के सप्लायर अगर बढ़ जाएंगे तो थोड़ी सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। अभी के टाइम में ये हालत होती है कि माल ही नहीं होता दुकानदारों के पास, पेस्टिसाइड्स की जिनकी शॉप्स है उनके पास माल ही नहीं होता बेचने के लिए, इतनी ज़्यादा डिमांड होती है क्योंकि अभी बोनी का टाइम है, ठीक है। अब HYV सीड्स की आज के टाइम में इतना डिमांड होती है कि माल ब्लैक में मिलता है, मतलब जो चीज़ 10 रुपए की है वो डायरेक्ट 50 रुपए में बिकती है और किसानों को खरीदनी पड़ती है क्योंकि उनको बोनी करनी है, ठीक है। मार्केट में माल नहीं होता, ठीक है, फिर माल ब्लैक में बिकता है। अब अगला पॉइंट क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ सीड्स एंड सीड टेक्नोलॉजी, है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ सीड्स एंड सीड, द फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज ड्राइवन बाय इंडिजिनियसली डेवलप्ड HYV सीड्स फॉर paddy and wheat, research and development of seeds and seed technology. So first green revolution was driven by indigenously developed HYVs of seed for paddy and wheat, है ना। तो सीड रिसर्च, सीड्स और सीड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है। वो क्या था, इंडिजिनियसली डेवलप्ड HYV सीड्स, है ना, वीट और पेडी के इंडिजिनियसली डेवलप, मतलब हमारी कंट्री में ही वीट और पेडी के सीड्स जो है वो डेवलप हुए थे। टू इनिशिएट द अनदर राउंड ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एडिक्वेट अटेंशन हैज नॉट बीन गिवन ऑन द सीड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज। To initiate the another round of green revolution, adequate attention was not given to seed development technologies. These need to be pursued by involving private potential in the area. वो क्या बोल रहा है कि अनदर राउंड ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हो रहा है, मतलब जब गवर्नमेंट ने और ज़्यादा ग्रीन रिवॉल्यूशन को प्रमोट किया तो गवर्नमेंट ने HYV सीड्स पर बहुत ज़्यादा अटेंशन पे नहीं करा, है ना। जबकि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था, प्राइवेट प्लेयर्स को भी इनमें इंक्लूड करना चाहिए था। उससे क्या होता कि थोड़ी हालत ठीक होती, ठीक है, सीड की अवेलेबिलिटी बढ़ती, सीड की क्वालिटी बढ़ती मार्केट में। GM क्रॉप, GM का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड। GM का मतलब क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। तो GM crops and seeds concern about affordability, environmental and ethical issues, risk to food chain diseases spread across the pollination and resulted in non-introduction, है ना। GM crops and seeds concerns about its affordability, environmental and ethical issues, risk to food chain diseases spread and cross pollination and resulted in non, ठीक है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में क्या होता है कि हम लोग देखो जेनेटिकली, नाम में क्या है, जेनेटिक नाम में क्या है, जेनेटिक का मतलब क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब हम लोग जीन्स मतलब डीएनए में हम लोग क्या कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। डीएनए में हम लोग क्या कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं या फिर चेंज कर रहे हैं। अब डीएनए में हम लोग चेंज कर रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अगर हम बनाएंगे तो उससे क्या होता है कि हम लोग सीधी सीधी बात है नेचर से खिलवाड़ कर रहे हैं, है ना। नेचर से खिलवाड़ कैसे कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कि हम लोगों ने बीटी कॉटन बनाया, तो बीटी कॉटन क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। बीटी कॉटन में क्या होता है कि बेसिलस थुरंजिनेंसिस नाम का, ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है जिसकी हम लोग जीन्स निकाल के हम लोगों ने अब बीट कॉटन में डाल दिया। उसके कारण क्या होता है कि जो कॉटन को पहले जो कीड़े खा जाते थे, है ना, एक बीटल आता था जो कॉटन को खा जाता था, बीटी कॉटन को वो नहीं खा पाता। क्यों, क्योंकि एक क्राई प्रोटीन करके प्रोटीन होता है, वो रिलीज करता है कौन, वो जीन से, जो जीन है वो क्राई प्रोटीन रिलीज करवाता है बीटी कॉटन से, है ना। वो बीटी कॉटन जब क्राई प्रोटीन रिलीज करता है तो उससे क्या होता है, ठीक है, वो बीटी कॉटन जब है क्राई प्रोटीन रिलीज करता है तो वो क्राई प्रोटीन के कारण जो है ना,
ठीक है, वो बीटल जो है वो कॉटन को नहीं खा पाता। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, वो जो जीन हम लोगों ने बैक्टीरिया में से निकाल के बीटी कॉटन में डाला, तो बीटी कॉटन में जब हम लोगों ने बैक्टीरिया से निकाल के वो जीन्स डाल दिया, तो उसके कारण इशू क्या होता है, उसके कारण इशू ये देखना पड़ हो रहा है ना, उसके कारण इशू ये देखना पड़ रहा है, ठीक है, कि बीटी कॉटन जो बीटल है वो नहीं खा पाएगा। इस कहने का मतलब हम लोगों ने क्या करा, फूड चेन को डिस्टर्ब कर दिया। कॉटन क्या थी, फूड चेन का था, ठीक है, फूड चेन का पार्ट था, और फूड चेन को हम लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया। अब जब हम लोगों ने फूड चेन को डिस्टर्ब कर दिया, उसके कारण हुआ क्या, उसके कारण ये चीज़ हुई कि, ठीक है, जो फूड चेन को हम लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, तो फूड चेन को हम लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया, तो उसके कारण क्या हुआ कि जो बीटी कॉटन है ना, उसके कारण पूरे आसपास के एटमॉस्फेयर पे क्या करता है, इन्वायरमेंट में फर्क पड़ता है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड सीड्स का इन्वायरमेंटल अफोर्डेबिलिटी, इन्वायरमेंटल एथिकल इश्यूज, है ना, रिस्क टू फूड चेन, डिसीज स्प्रेड, अब बहुत सारी चीज़ों के कारण डिसीजेज भी स्प्रेड होती है ना, ठीक है। इसी कारण क्या हुआ कि हम लोग जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को ज़्यादा प्रमोट नहीं कर पाए, ठीक है। यहाँ पर आगे देखो, फर्टिलाइजर्स, improving agricultural output, fertilizer is the critical expensive input. Since the Green Revolution in mid 1960s, there is a sharp increase in the use of fertilizers in India, है ना। तो फर्टिलाइजर क्या है, हमें बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते फर्टिलाइजर भी, है ना। तो फर्टिलाइजर भी क्या है, क्रिटिकल और एक्सपेंसिव आउटपुट हो जाता है, ठीक है। मिड 1960 देयर हैज बीन अ शार्प इंक्रीज इन यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंडिया। To facilitate and promote the use of fertilizers, the government has been providing fertilizer subsidies to the farmers. Today, fertilizer subsidies stand about 8% of total agriculture GDP. ठीक है, तो आज क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट क्या करती है, फर्टिलाइजर पर सब्सिडी प्रोवाइड करती है। क्यों प्रोवाइड करती है, ताकि किसानों को सब्सिडी, वो फर्टिलाइजर सस्ते में मिल जाए। तो आज टोटल 8% क्या है, फर्टिलाइजर सब्सिडीज 8% टोटल एग्रीकल्चरल जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। However, the use of fertilizers has not resulted in commensurate growth in the agricultural productivity. However, the use of fertilizers has not resulted in the common, ठीक है। तो however, the use of fertilizers has not resulted in a commensurate growth in the agricultural productivity. The declining response to ratio marginal productivity of fertilizers since 1970 is pointed to inefficient use of in the Indian agriculture. The grain per kilogram use of NPK was declined from 13.4 kg to 1970 to 4.1 grain per hectare in irrigated areas in 2021-22. तो क्या बोल रहा है कि जितना, यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि 1970 ग्रीन रिवॉल्यूशन होने के बाद, 1970 के बाद जितना फर्टिलाइजर का यूज़ बढ़ा है हमारी कंट्री में, जितनी स्पीड में हमारी कंट्री में फर्टिलाइजर का यूज़ बढ़ा है, उतना उतना जो है प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। मतलब फर्टिलाइजर का यूज़ बढ़ते जा रहा है, वह प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा। कहने का मतलब क्या है कि फर्टिलाइजर का यूज़ क्या हो रहा है, इनएफिशिएंट यूज़ हो रहा है। फर्टिलाइजर का कैसा यूज़ हो रहा है, इनएफिशिएंट यूज़, मतलब ढंग से एफिशिएंटली यूज़ नहीं हो रही फर्टिलाइजर्स, इनएफिशिएंटली यूज हो रही है फर्टिलाइजर्स, है ना। बोल क्या रहा है वो कि, है ना, ठीक है, द यील्ड ऑफ ग्रेन पर किलोग्राम यूज ऑफ एनपीके, है ना, ठीक है। तो कितना 13.4 केजी, मतलब 1 किलोग्राम फर्टिलाइजर में 13.4 केजी ग्रेन पक रहा था पहले 1970 में। अब कितना पक रहा है ना, 13। अब आते आते ऐसी हालत हो चुकी है आज 2021-22 में कि 1 केजी फर्टिलाइजर पर 4.1 केजी ग्रेन ही पक रहा है। इसका मतलब लोग क्या रहे, फर्टिलाइजर ला रहे, छिटक रहे, इनएफिशिएंटली उसका यूज कर रहे हैं। अब जनरली होता क्या है कि अलग अलग फर्टिलाइजर्स क्या होता है, अलग अलग चीज़ों के लिए होते हैं। मान लो हम लोग पोटैश है, तो पोटैश पोटेशियम के लिए होता है ना। यूरिया नाइट्रोजन के लिए होता है। अब मान लो कि आपकी सॉइल में इनफ अमाउंट में नाइट्रोजन है, पर आप क्या कर रहे हो, तो मतलब आपके अमाउंट में सॉइल में अगर इनफ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको यूरिया की, अपने खेत में यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं है। पर लोग क्या कर रहे हैं कि धड़ल्ले से बहुत ज़्यादा यूरिया डाल रहे हैं। अब होगा क्या, अगर कोई किसान के सॉइल में इनफ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है, तो उसको यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं है, पर वो फिर भी वो यूरिया पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके, यूरिया पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है और वो यूरिया छिटक रहा है उसके खेत में। उसके कारण होगा क्या, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा, और उसके पैसे अलग खर्च हो जाएंगे यूरिया खरीदने में। तो ये सारे नुकसान देखने को मिलते हैं हम लोगों को, ठीक है। In the post GR agriculture scenario, there has been imbalances in the use of fertilizers such as follows, है ना। तो post GR agriculture scenario में, है ना, there has been imbalances in the use of fertilizers such as follows, है ना। तो कुछ चीज़ें है ना,
एग्रीकल्चर सिनारियो, देखो एक्सेसिव डिपेंडेंस हो, देखो यहाँ पर मैंने जो फर्स्ट पॉइंट बोला था वो आ गया, एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन यूरिया ओइंग टू द लो डिस्टॉर्टेड प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर स्पेशल यूरिया एंड रीजनल इंबैलेंस इन द यूज, है ना, कि मतलब एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन यूरिया, जिसको देखो वो यूरिया छीट रहा है खेत में, उसको पता ही नहीं है कि उसको उसके रियलिटी में उसके खेत में क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यूरिया जनरली नाइट्रोजन देती है, ठीक है, यूरिया जनरली सॉइल में नाइट्रोजन रिलीज करती है। अब क्या है, किसान को क्या है कि वो खाद, किसान के लिए वो खाद है, किसान को नहीं मालूम है कि वो यूरिया है की जरूरत है कि उसके उसमें उसके पोटैश की जरूरत है कि किस चीज की जरूरत है, वो क्या कर रहा है, छिड़क रहा है धड़ल्ले से। तो यहाँ पर लिखा भी है फर्स्ट पॉइंट में से एक्सेसिव डिपेंड ऑन यूरिया, मतलब यूरिया के ऊपर क्या है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है फॉर किसान लोग क्या यूरिया पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, यूरिया के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, है ना, यूरिया ही छीट रहे हैं अपने खेत में, ठीक है। और रीजनल इम्बेलेंस इन यूज, कहीं पर बहुत ज्यादा यूरिया मिल रहा है, कहीं पर मिल नहीं रहा है, तो कहीं पर जहाँ पर मिल रहा है वहां पर लोग छिड़क रहे हैं, ठीक है। नेग्लेक्ट नेग्लेक्ट लो यूज ऑफ कंपोस्ट, कंपोस्ट मतलब मैन्योर अदर फॉर्म्स ऑफ नेचुरल, है ना, ठीक है, गोबर खाद हो गया या फिर हम लोग मैन्योर बनाते हैं, ठीक है, ये इन सब चीजों का कम यूज होना, ठीक है ना। तो एंड अदर फॉर्म्स ऑफ नेचुरल न्यूट्रिएंट सप्लायर्स प्रोवाइडर्स, तो ये सब चीजें प्रॉब्लम आती है। डिसकंटिन्यूइंग प्रैक्टिसेस ऑफ इंटर एंड रोटेशनल क्रॉपिंग, है ना, ठीक है, डिसकंटिन्यूइंग प्रैक्टिसेस ऑफ इंटर एंड रोटेशनल क्रॉपिंग, इंटर और रोटेशनल क्रॉपिंग की प्रैक्टिसेस को डिकंटिन्यू, मतलब इंटर क्रॉपिंग कर देना, एक क्रॉप लगा देना, फिर बीच में दूसरी भी लगा देना, फिर एक और दूसरी क्रॉप की लगा देना, और रोटेशनल क्रॉपिंग, ये सब चीजें की प्रैक्टिसेस अब क्या हो चुकी है, डिसकंटिन्यू हो चुकी है, मतलब किसान अब इन प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करते, तो उसके कारण भी नुकसान हो रहा है, ठीक है। ठीक है, डाइवर्जन ऑफ सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स नॉन एग्रीकल्चर यूज, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जैसा आपने सुना होगा मोदी जी को बोलते हुए कि क्या होता है कि जनरली लोग यूरिया जो होता है, यूरिया को लोग इंडस्ट्री में भी यूज कर लेते हैं, तो यूरिया की नीम कोटिंग करना स्टार्ट की 2015 में, बहुत चला था कि यूरिया की नीम कोटिंग, उसके लिए नीम के जो फल होते हैं जिसको हम लोग निम्बोली बोलते हैं, वो गवर्नमेंट ने खरीदना स्टार्ट की थी, है ना, निम्बोली खरीदना स्टार्ट की थी, ताकि क्या होगा, नीम की कोटिंग हो जाएगी, नीम की कोटिंग हो जाएगी अगर यूरिया पे, तो क्या होगा, वो यूरिया इंडस्ट्रियल यूज के काम का नहीं रहेगा, वो सिर्फ खेत में यूज हो पाएगा। तो क्या होता है कि सब्सिडाइज यूरिया जो फर्टिलाइजर है उसको नॉन इंडस्ट्रियल यूज में ले लिया, जबकि गवर्नमेंट ने सब्सिडी किसके लिए दी थी, एग्रीकल्चर यूज के लिए, पर वो कहाँ यूज हो रहा है, इंडस्ट्री में यूज कर रहा है। जो पेस्टिसाइड की दुकान वाले उन लोगों ने क्या करा, सब्सिडी भी खा ली, सब्सिडी भी ले ली, साथ में उसको नॉन एग्रीकल्चरल यूज में भी ले लिया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग, नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। indiscriminate indiscriminate use of fertilizers has not proportionally improved yield of crops but has resulted in depletion of soil fertility and salination of soil in many areas। तो धड़ल्ले से जो फर्टिलाइजर्स का यूज हो रहा है उसी कारण क्या हो रहा है ना, ठीक है, हाँ, इन बहुत धड़ल्ले से जो फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं किसान, उससे क्या हो रहा है, क्रॉप क्रॉप प्रोडक्शन की, है ना, had not proportionally improved the yield of crops but has resulted in the depletion of soil fertility and salination of soil in many areas। तो यूज फर्टिलाइजर्स का जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज है उससे क्या है, क्रॉप की यील्ड नहीं बढ़ रही है, ठीक है, बट साथ में पर क्या हो रहा है ना, सॉइल फर्टिलिटी कम होती जा रही है, सेलिनेशन होते जा रहा है सॉइल का, है ना, सॉइल में नमक बढ़ जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिनेशन ऑफ सॉइल इन मेनी एरियाज, ठीक है। अब देखो सर्टेन इंप्रूवमेंट्स इन फर्टिलाइजर्स नीडेड इन इंडियन फार्म सेक्टर में भी सम्ड अप एज फॉलोस, है ना, ठीक है। तो क्या क्या इंप्रूवमेंट नीडेड है फार्म सेक्टर में, ठीक है, वो यहाँ पर आगे बताए हुए, ठीक है, क्या क्या इंप्रूवमेंट नीडेड है फार्मिंग सेक्टर में, वो यहाँ पर उसने बताए हुए, ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ते हैं। क्रॉप रिस्पॉन्सिव एंड बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, there is need to facilitate the optimal use of fertilizers depending on the crop responsive and balanced use of fertilizers, there is need to facilitate the optimal use of fertilizers, ठीक है, there is need to balance facilitate the optimal use of fertilizers depending on the soil health and fertility status, linking the soil health card to provide
The provide a profile of soil and fertilizer on the basis of same profile utilizing fertilizers even if not subsidized can improve the yield of crops. है ना कि क्या होना चाहिए, क्या बोल रहा है वो कि ऑप्टिमल ये फर्टिलाइजर्स का ऑप्टिमल यूज हो, इसलिए क्या गवर्नमेंट करती भी, आपने न्यूज वगैरह ऐड वगैरह देखे होंगे टीवी पे कि गवर्नमेंट क्या करती है, सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाती है। क्या बनवाती है? सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड का काम क्या होता है? सॉइल हेल्थ कार्ड का काम क्या होता है कि उसमें लिखा होता है कि सॉइल में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चीज़, फर्टिलाइजर्स, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स की सॉइल को जरूरत है, और उस हिसाब से फिर क्या होता है, किसान को बताया जाता है कि आप ये वाली फर्टिलाइजर्स यूज़ कीजिए। उस हिसाब से किसान को बताया जाता है कि आप ये वाली फर्टिलाइजर्स यूज़ कीजिए, और जब उस हिसाब से फिर फर्टिलाइजर जब किसान यूज़ करता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, फर्टिलाइजर्स का यूज़ है एफिशिएंट हो जाता है। फर्टिलाइजर का जो यूसेज है वो क्या हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है। Micronutrients, organic farming. Indian soils show deficiency of micronutrients like boron, zinc, copper, and iron in most part of the country, which limit crop yields and productivity. ठीक है, तो इंडियन सॉइल्स क्या करती है ना, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंसी शो करती है, लाइक जिंक, बोरॉन, जिंक, कॉपर, आयरन इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, विच लिमिट द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, विच लिमिट क्रॉप यील्ड्स एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है ना, तो इंडियन सॉइल क्या करती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंसी शो करती है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, क्रॉप यील्ड और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। फर्टिलाइजर्स विच सप्लीमेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कैन प्रोवाइड एन एडिशनल यील्ड इन सीरियल्स इन द रेंज ऑफ 0.3 टू 0.6 पर टन पर हेक्टेयर, है ना। तो क्या बोल रहा है कि फर्टिलाइजर्स जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को सप्लीमेंट करते हैं, मतलब वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को बढ़ाते हैं, वो क्या कर सकते हैं, क्रॉप यील्ड को बढ़ा सकते हैं। कितना बढ़ा सकते हैं? 0.3 से 0.6 टन पर हेक्टेयर तक बढ़ा सकते हैं। This deficiency can be overcome if there is by there This deficiency can be overcome if there by expansion in use of organic fertilizers. Besides being cheaper to the use organic composting and manure can help improve retain soil fertility too. There is a great scope of enhancing the use of organic fertilizers as ground around 67% of Indian soil is characterized by low organic carbon. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनिक कार्बन कम है, हमारी जो फर्टिलाइजर है, सॉइल है, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कम है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के फायदे बता रहा है कि क्या पड़ती है, सस्ती पड़ती है ना। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या पड़ती है, सस्ती पड़ती है ना, और ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ाता है वो सॉइल में। तो ये सारे फायदे हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करने के। ठीक है, फिर देखिए न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। टू मेंटेन सॉइल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी, judicious use of chemical fertilizers, biofertilizers or locally available organic manure such as farm yard manure, compost, vermicompost manure is based on soil testing necessary। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, है ना। ठीक है, क्या बोल रहा है कि to maintain soil health and productivity, judicious use of chemical fertilizers. Chemical fertilizers का क्या होना चाहिए, judicial use होना चाहिए। Biofertilizers, organic manure such as farm yard manure, compost, vermicompost and green manure based on soil testing is necessary। ठीक है ना। तो judicious use of chemical fertilizers, biofertilizers and locally available organic manures such as farm yard manure, compost, vermicompost, है ना, ये सब यूज कर सकते हैं। ठीक है, और केमिकल फर्टिलाइजर्स का जुडिशियस यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो मिल गया वो छिड़क दिया खेत में, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। With over 12 crore farm holdings in India, it is big challenge to provide soil testing facilities for overcoming the multi-nutrient deficiencies in the soil. With over 12 crore farm holdings in India, it is big challenge to provide soil testing facilities for overcoming multi-nutrient deficiencies in soils so as to improve agricultural output, है ना। तो इंडिया में क्या है, 12 करोड़ फार्म होल्डिंग्स, मतलब 12 करोड़ फैमिलीज जो है वो फार्म होल्ड करती है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटीज होना चाहिए, मल्टी न्यूट्रिएंट एफिशिएंसीज को दूर करना चाहिए, एग्रीकल्चर आउटपुट को इंप्रूव करना चाहिए। यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड प्रोवाइडिंग सॉइल फर्टिलिटी मैप्स टू फार्मर्स कैन गो लॉन्ग वे इन द एफिशिएंट एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, है ना। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए, सॉइल फर्टिलिटी मैप्स, है ना, ये सारी चीज़ों को बढ़ाना चाहिए। ठीक है ना। तो जिससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का एफिशिएंसी बढ़ेगा। ठीक है, regional disparity in fertilizer consumption. India has wide range regional disparities in consumption of fertilizer. It may be attributed to availability of irrigation facilities in high consuming states. Since irrigation is requirement for proper absorption of fertilizers, it is necessary to reduce disparities through appropriate soil testing facilities and other policy measures. तो क्या होता है, इंडिया में क्या बोल रहा है वो कि जो फर्टिलाइजर्स का जुडिशियस यूज है वो नहीं होता। क्यों नहीं होता, है ना,
जहाँ पर पानी ज़्यादा अवेलेबल रहेगा, क्योंकि पानी जो है बहुत मेन रोल प्ले करता है क्या है किस में, फर्टिलाइजर के सॉइल में एब्जॉर्प्शन में। अगर पानी अच्छा रहेगा किसी एरिया में, तो वहाँ पर फर्टिलाइजर में सॉइल में फर्टिलाइजर का एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़ जाएगा। अगर किसी पे एरिया में पानी नहीं है, तो वहाँ पर फर्टिलाइजर का एब्जॉर्प्शन कम होगा। तो क्या होता है कि प्रॉपर क्या बोल रहा है कि सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटीज होना चाहिए, है ना, जिससे क्या हो, है ना, इरिगेशन इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी होना चाहिए, प्रॉपर सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटीज होना चाहिए, ये सब चीज़ें होना चाहिए, जिससे क्या हो, है ना, जो फर्टिलाइजर कंजप्शन है उसमें, ठीक है, फर्टिलाइजर का कंजप्शन है वो जो डिस्पैरिटी है वो कम हो जाए। फिर देखो, rising fertilizer subsidy bill estimated over 2.5 lakh crores in comparison to 70,000 crore in 2018-2019 has been a major concern area of fiscal management of the country. Aimed at rationalization, government has taken some important steps. अब क्या हो रहा है कि वो बोल रहे हैं कि फर्टिलाइजर सब्सिडी कितनी थी 2018-19 में, 70,000 करोड़ गवर्नमेंट को इतना पैसा लगता था फर्टिलाइजर की सब्सिडीज देने में। आते बाद में कितना हो गया, 2022-23 आते आते कितना हो गया, 2.5 लाख करोड़। तब इतना फर्टिलाइजर सब्सिडी में फर्क, गवर्नमेंट का बिल में है ना, फर्क आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए ताकि फर्टिलाइजर का, ठीक है ना, रेशनलाइज हो जाए, फर्टिलाइजर सब्सिडी क्या हो जाए, रेशनलाइज हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, है ना, इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए कुछ। All fertilizer subsidies have been disbursed through DBT system since late 2016-70s. Under this system, subsidies are released in the fertilizer companies on the basis of actual sales made by the retailers to the beneficiaries. Identify them to Aadhaar card, KCC, voter ID card, etc. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फर्टिलाइजर सब्सिडीज जो कंपनियों को मिल रही है वो किस बेसिस पर मिलेगी, अब कि रिटेलर के पास कितना माल बिका, उस कंपनी का रिटेलर के पास कितना माल बिका, इसको हम लोग बोलते हैं डीबीटी सिस्टम, है ना। रिटेलर के पास कितना माल बिका, उस बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर की सब्सिडी कर रहे हैं, है ना। और रिटेलर पे कितना माल बिका है किसे पता चलेगा, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, केसीसी, इन सब चीज़ों से। ठीक है, इन सब चीज़ों से पता चलेगा कि रिटेलर के पास, रिटेलर ने जो माल माल की जो बिक्री, फर्टिलाइजर की बिक्री जो रिटेलर दिखा रहा है, फर्टिलाइजर की जो बिक्री है रिटेलर दिखा रहा है, वो मतलब फर्टिलाइजर की बिक्री जो रिटेलर दिखा रहा है वो असली है कि नहीं है, है ना। फर्टिलाइजर की जो बिक्री रिटेलर दिखा रहा है वो सच में हुई है कि नहीं, ये चेक करने के लिए क्या करते हैं, वो आधार कार्ड का यूज़ करते हैं। जनरली यूरिया में और जितने फर्टिलाइजर्स है उसमें आधार कार्ड इंटर करना होता है, फिंगरप्रिंट लगाना होता है। आप रिटेलर के पास अगर सब्सिडाइज फर्टिलाइजर लेने जाओगे, तो रिटेलर क्या बोलेगा कि आपको आपका आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट लगाना पड़ेगा, जिसका आधार कार्ड है उसका फिंगरप्रिंट लगेगा, तो ही फिर उसके नाम से फर्टिलाइजर इशू होगा और आपको सब्सिडाइज रेट में फर्टिलाइजर मिलेगा। अगर ना हो सका तो आपको फुल रेट देना पड़ेगा, फुल पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। The new urea policy 2015 has been notified with multiple aims, maximizing indigenous urea production, promoting energy efficiency, rationalizing subsidy burden ना। तो 2015 में न्यू यूरिया पॉलिसी लेकर आई गवर्नमेंट, इसके मल्टीपल एम्स थे। क्या क्या मल्टीपल एम्स थे, मैक्सिमाइजिंग इंडिजिनियस यूरिया प्रोडक्शन, इंडिजिनियस यूरिया प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना, प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी एंड रेशनलाइजिंग सब्सिडी बर्डन, है ना। एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करना, सब्सिडी बर्डन को रेशनलाइज करना। In case of P, phosphate and K potash fertilizers, the government is implementing the nutrient-based subsidy scheme, है ना। ठीक है, in case of phosphate P and potash K, nutrient government is implementing the nutrient-based subsidy scheme under which fixed number of subsidies given based on the content. 24 grades fertilizers are today made available to the farmers, ठीक है। तो है ना, गवर्नमेंट न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम लेकर आई है, इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सिडीज मिलती है ऑन द बेस ऑफ देयर कंटेंट। कंटेंट 24 ग्रेड्स ऑफ पी के फर्टिलाइजर टुडे मेड अवेलेबल टू द फार्मर्स, है ना। तो गवर्नमेंट फिक्स्ड सब्सिडी देती है ना, ठीक है, फिक्स्ड सब्सिडी देती है उनके कंटेंट, फर्टिलाइजर के कंटेंट के हिसाब से, है ना। ठीक है, तो 24 ग्रेड्स ऑफ फॉस्फोरेट एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर, 24 ग्रेड्स है फॉस्फोरेट और पोटेशियम फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ने मार्केट में अवेलेबल करवाया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं पेस्टिसाइड्स। Due to the presence of weeds, pesticides
Due to the presence of weeds, pest, diseases, and rodents, crop yield losses range from 15 to 25% in India. है ना। तो वीड्स का प्रेजेंट होने के कारण, पेस्ट, डिसीजेस, रोडेंट्स, इन सब चीज़ों के प्रेजेंट होने के कारण, है ना, क्रॉप यील्ड लॉस कितना है कंट्री में, हमारी कंट्री में 15 to 25%. इवन द पेस्टिसाइड्स आर इसेंशियल फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड्स. इवन द पेस्टिसाइड्स आर इसेंशियल फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड्स, पर हेक्टेयर पेस्टिसाइड्स यूज इज मच लोअर इन इंडिया कंपेयर टू अदर कंट्रीज. है तो अदर कंट्री से कंपेरिजन में पर हेक्टेयर जो पेस्टिसाइड्स हमारे यहाँ किसान यूज करते हैं वो बहुत कम है. प्रेजेंटली इंडिया यूजेस a low amount of 0.5 kg per hectare per pesticides compared to 7 kg per hectare in United States, 2.5 kg per hectare in Europe and 12 kg per hectare in Japan, 6.6 kg per hectare in Korea. है ना. तो इंडिया में क्या होता है, 0.5 kg पर हेक्टेयर 0.5 kg पर हेक्टेयर पेस्टिसाइड्स इंडिया में यूज होता है. ठीक है. 7 kg पर हेक्टेयर यूनाइटेड स्टेट्स में यूज होता है और 2.5 kg पर हेक्टेयर यूरोप में यूज हो रहा है. मतलब यूरोप दूसरी कंट्रीज में जो है पेस्टिसाइड्स का यूज बहुत ज़्यादा है इंडिया के कंपैरिजन में. है ना. ठीक है. तो अब हमारी बिसाइड्स दिस देयर आर सर्टेन कंसर्न्स रिगार्डिंग पेस्टिसाइड्स यूज इन द कंट्री. हमारी कंट्री में क्या कंसर्न्स है पेस्टिसाइड्स यूज से रिलेटेड? यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स विदाउट फॉलोइंग प्रॉपर गाइडलाइंस. बिना प्रॉपर गाइडलाइंस के पेस्टिसाइड्स को यूज करना. सब स्टैंडर्ड पेस्टिसाइड्स, मतलब घटिया क्वालिटी के या थोड़े कम क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के पेस्टिसाइड्स यूज नहीं कर रहे किसान. लेक ऑफ अवेयरनेस अबाउट पेस्टिसाइड्स यूज. अवेयरनेस नहीं है लोगों में पेस्टिसाइड्स के यूज में. ठीक है. द प्रैक्टिसेस हैव गिवन राइज टू पेस्टिसाइड residues being found in the food products in India, posing a major threat to the environment and human beings. Some policy steps which may be suggested in this regard are as follows. है ना. ठीक है. तो पेस्टिसाइड्स प्रैक्टिसेस को कारण क्या हो रहा है, पेस्टिसाइड रेसिड्यूज. है ना. अब क्या हो रहा है कि बोलते हैं ना कि आज के टाइम में सब्जियां पहले के कंपैरिजन में बहुत खराब, मतलब बहुत कम हेल्दी हो गई है. क्यों है कम हेल्दी हो गई है? क्योंकि पेस्टिसाइड्स जो हम लोग जो छिड़कते हैं फसलों पे वो एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर वो हमारे खाने की चीज़ों में भी आता है. पेस्टिसाइड्स एक तरीके का जहर होता है. ठीक है. केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल्स फिर हमारे खाने में आ जाते हैं सब्जियों के थ्रू. है ना. जिसके कारण क्या होती है, हमको भी हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस रहते हैं. ठीक है. Farmers need to be educated about classification of insecticides on the basis of their toxicity and their sustainability of aerial application. है ना. तो फार्मर्स को हम लोग थोड़ा एजुकेट करें, है ना, कि कौन सी पेस्टिसाइड्स ज़्यादा टॉक्सिक है, कौन सी नहीं है ना. और सूटेबिलिटी फॉर एरियल एप्लीकेशन, हवा में जो छिड़कते हैं. ठीक है. तो उसके हिसाब से उसको करना चाहिए कि नहीं. है ना. CIBRC सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमिटी हैज इशूड अ गाइडलाइंस फॉर एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, देयर डोसेज मिनिमम इंटरवल्स टू बी मेंटेन एंड देयर लेवल्स ऑफ टॉक्सिसिटी. है ना. ठीक है. तो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें क्या गाइडलाइंस इशू करेगा के लिए, पेस्टिसाइड्स का एप्लीकेशन, डोसेज, मिनिमम इंटरवल्स टू बी मेंटेन. है ना. कितने इंटरवल में पेस्टिसाइड्स छिड़कना चाहिए और उनकी लेवल्स ऑफ टॉक्सिसिटी, उनमें कितना जहर है, कितना ज़्यादा जहरीली है वो. ठीक है. इन सब के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमिटी, इसने सब गाइडलाइंस इशू कर रखी है. ग्रेटर फोकस ऑन IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, विच विल encompass a judicious mix of pest control methods by leveraging the cultural, mechanical, biological methods and need based on chemical pesticides. Greater focus on IPM, integrated pest management, which will encompass a judicious mix of pest control methods by leveraging the cultural, mechanical and biological methods. है ना. Which will encompass a judicious mix of method leveraging cultural, mechanical, biological method need है based on use of chemical pesticides की preference to use of biopesticides and biocontrol agents too. ठीक है. तो ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करके एक हम लोग सिस्टम लाए. ठीक है. लाना चाहिए, मतलब लाई है गवर्नमेंट. ठीक है. इससे क्या होगा कि हम लोग सिर्फ पेस्टिसाइड्स पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे. किसके लिए? पेस्ट को हटाने के लिए. है ना. पेस्टिसाइड्स को हम लोग सिर्फ डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम लोग मैकेनिकल यूज़, कल्चरल यूज़, बायोलॉजिकल मेथड्स, ये सब हम लोग यूज़ करेंगे. है ना. कि मान लो कि हम लोग अगर किसी और मेथड से हटा सकते हैं पेस्ट को तो वो करें. है ना. बायोलॉजिकल मेथड्स, दूसरा कुछ ऐसा करे बायोलॉजिकली. है ना. कोई ऐसा काम करे जिससे क्या हो जाए, पेस्ट कम हो जाए, फसल में जो कीड़े मकोड़े लग रहे हैं वो कम हो जाए. ठीक है. ये सारी चीज़ें, बायो कंट्रोल एजेंट्स वगैरह हम लोग यूज़ करेंगे इसमें. Being environmental friendly and non-toxic and cost-effective biopesticides need to be promoted among small farmers to improve productivity in agriculture. है ना. ठीक है. तो क्या हो रहा है कि जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली पेस्टिसाइड्स है, पेस्ट कंट्रोल मेथड्स है,
वो प्रमोट करें। अब वो कैसे करेंगे, नॉन टॉक्सिक चीज़ें है ना, जैसे नीम है, तो नीम अपने आप में एक पेस्टिसाइड्स की तरह एक्ट करता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, ठीक है। बायोपेस्टिसाइड्स, बायोपेस्टिसाइड्स का मतलब क्या है कि जो नेचुरल चीज़ों से बनी पेस्टिसाइड्स है, जो केमिकल्स नहीं है, जो केमिकल्स नहीं है, जो नेचुरल चीज़ों से बनी हुई पेस्टिसाइड्स है, उनको हम लोग प्रमोट करें, है ना, स्मॉल फार्मर्स में, जिससे क्या हो, प्रोडक्टिविटी हमारी क्या है, एग्रीकल्चर में हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। एग्री क्रेडिट, अब देखो यहाँ पर एग्री क्रेडिट में क्या है, एग्री लिख रही है, एग्री क्रेडिट मतलब एग्रीकल्चर के लिए लोन, है ना। अब क्या होता है कि फार्मर्स, देखो हर चीज में दुनिया में क्या लगता है, पैसा लगता है, ठीक है, हर चीज में दुनिया में क्या लगता है, पैसा लगता है, ठीक है। तो फार्मर्स को भी पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड, सीड, है ना, ये सब चीजें खरीदने के लिए क्या लगता है, पैसा लगता है, ठीक है। फार्मर्स को भी ये सारी चीजें खरीदने के लिए क्या लगता है, पैसा लगता है, ठीक है। अब जब फार्मर्स को ये सारी चीजें खरीदने के लिए पैसा लगता है, ठीक है, तो वो पैसा कितनी बार फार्मर्स के पास नहीं होता, जिसके कारण उसको क्या करना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। और वो जब कर्ज लेता है तो उसको क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा भारी ब्याज भरना पड़ता है, बहुत अमाउंट में 5%, 10% तक भी उसको ब्याज भरना पड़ जाता है, ठीक है। तो फाइनेंस क्या हो जाता है, मेजर चैलेंज हो जाता है इंडिया में फार्मर्स के लिए, ठीक है। एग्रीकल्चर बीइंग वेरी अनसर्टेन ऑक्यूपेशन, फार्मर्स जनरली लैक फंड टू finance agri inputs and capital investment. Financial support becomes more significant for those farmers who do not produce to sell rather than self consumption, है ना, ठीक है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट उन फार्मर्स के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो मार्केट में बेचने के लिए फसल नहीं उगाते हैं, किसके लिए उगाते हैं, खुद के कंजप्शन के लिए, खुद के घर खाने के लिए। एंड दे आर 85% ऑफ फार्मर्स इन द कंट्री, और ये क्या है, 85% फार्मर्स हमारी कंट्री में से, ठीक है। Timely available of institutional credit loans to farmers has been pivotal policy plank of the government since independence. However, the situation has been praiseworthy. ठीक है, तो अच्छे अच्छे मतलब टाइमली लोन्स मिल जाना चाहिए फार्मर्स को, कम ब्याज पे मिल जाना चाहिए, जिससे क्या हो, फार्मर्स क्या करें, अपने आप क्या हो पाए, ठीक है, अपनी फार्मिंग अच्छे से कर पाए, ठीक है, ज़्यादा उनको ब्याज ना भरना पड़े। देखो इन्फॉर्मेशन सोर्सेज अकाउंट फॉर अबाउट 40% ऑफ फार्मर एग्री लोन्स, अबाउट 26% ऑफ एग्री लोन्स कम फ्रॉम द लोकल मनी लेंडर्स, हाईली एक्सप्लोरेटिव इंटरेस्ट रेट्स, है ना। तो क्या बोल रहा है कि 40% एग्री लोन्स, 40% क्या है, लोन्स है, और 26% ऑफ टोटल एग्री लोन्स, है ना। 40% ऑफ एग्रीकल्चर लोन्स और 26% ऑफ टोटल एग्री लोन्स हमारी कंट्री में क्या आ रहे हैं, लोकल लोगों से, लोकल मनी लेंडर से, है ना। लोकल मनी लेंडर से, लोकल लोगों से ले रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो अपने हिसाब से उल्टा सीधा ब्याज लगाता है ना, 10% ब्याज लगा दिया, 5% ब्याज लगा दिया, उसके कारण क्या होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। द रेशियो ऑफ एग्री क्रेडिट टू एग्री जीडीपी हैज इंक्रीज फ्रॉम, है ना, टू एग्री जीडीपी हैज इंक्रीज फ्रॉम 29% फ्रॉम 10% 1992 टू 2002, 47% इन 2020, है ना। तो क्या बोल रहा है कि एग्री क्रेडिट टू एग्री जीडीपी मतलब कितना लोन पे किसान, है ना, एग्री क्रेडिट का जो रेशियो है मतलब कितना किसान लोन पे आज खेती कर रहा है, ठीक है। तो पहले क्या है, 29% किसान किसान लोन लेके खेती करते थे, है ना, ठीक है। ये नहीं है, ठीक है, सॉरी, ये नहीं है, ये 10%, पहले 10% किसान लोन लेके खेती करते थे, अब कितने परसेंट किसान लोन लेके खेती कर रहे हैं, 47% किसान अब लोन लेके खेती कर रहे हैं। देयर इज रीजनल डिस्पैरिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्री लोन स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, है ना। रीजनल डिस्पैरिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्री लोन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें रीजनल, ठीक है, हाँ। तो एग्री लोन्स के जो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें रीजनल डिस्पैरिटी हम लोगों को देखने को मिल रही है ना। कहीं पर ज़्यादा मिल लोग लोन ले रहे हैं, कहीं पर कम लोग लोन ले रहे हैं, ये चीज़ हो रही है। क्रॉप लोन्स बीइंग शॉर्ट टर्म इन नेचर आर मीन टू मीट करंट एक्सपेंसेस टिल द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड डज फेल टू इनकरेज क्रॉप इन्वेस्टमेंट मेजर इन्वेस्टमेंट्स, है ना। ठीक है, क्रॉप लोन्स क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं नेचर में, 15 मंथ के ही होते हैं, है ना। तो वो क्या होता है कि करंट एक्सपेंसेस को हम लेने के लिए अच्छे होते हैं, टिल द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड टू द फेल टू इनकरेज मेजर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो क्रॉप्स क्या है, मेजर इन्वेस्टमेंट को फार्मिंग में लाने में इतने कोई हेल्पफुल नहीं रहे, क्यों नहीं रहे, क्योंकि वो बहुत छोटे समय के लिए होते हैं, तो वो अच्छे से, है ना, ठीक है, वो फार्मर्स को कुछ काम नहीं आ पाते,
है ना। तो द इंटरिम बजट 2024-25 सेट एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट ऑफ 20 लाख करोड़ फॉर द ईयर इक्वल टू प्रीसीडिंग ईयर, है ना। ठीक है, तो 2025 में का जो इंटरिम बजट है उसमें गवर्नमेंट ने क्या टारगेट बनाया कि 20 लाख करोड़ उनको फार्मर को, मतलब फार्मर को मिल जाना चाहिए कहीं से भी, भले प्राइवेट गवर्नमेंट कहीं से भी 20 लाख करोड़ तक का एग्री लोन फार्मर्स को मिल जाना चाहिए, ताकि फार्मर आराम से खेती कर सके और फार्मर्स को लोकल लोगों से पैसा ना लेना पड़े, क्योंकि लोकल लोगों से जब फार्मर्स पैसा लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ब्याज चार्ज करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्याज लेते हैं। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, फार्मर्स को बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो हम लोग ये इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।